है एवरीवन, मैं हूं श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजीके सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो देखने को मिल रहा है हमें आजकल की जब से आयोग ने अपना नया सिलेबस लेकर आया है, क्वेश्चन में कुछ हेरा फेरी की उसने अपने फाइनल आंसर की में, उसके बाद तो मतलब स्टूडेंट्स का जो मनोबल है इतना गिर गया है कि वो सोच रहा है कि अब सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध कर घर लौट जाएं, या जो घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं सब कुछ बांध के एक साइड रख दिया जाए, अब पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस को उसने लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़ा दिया है, ये कर दिया। अरे कुछ टॉपिक ही उसने ऐड किए। अगर आप इसको सकारात्मक रूप से लोगे तब आपको समझ में आएगा कि अब तो और अच्छा कर दिया है। पहले तो मतलब फॉर एग्जांपल देख ले हम कि आयोग ने सिर्फ एक लाइन लिख दिया करता था, प्राकृतिक संसाधन या जनजातियां। अब तो उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसने बता दिया हम इस टॉपिक को लेकर ये पूछेंगे। इससे पहले तो आपको सब कुछ पढ़ना रहता था, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। हाँ, जैसे कि अभी आपने जो सोशियोलॉजी है, आपकी इकोनॉमी थी, उसको आप सिर्फ और सिर्फ पास होने के नज़रिए से पढ़ते थे, अब उसको अलग से पढ़ना होगा। इससे अच्छा आपके लिए ये होगा, अब आप उसको जान पाओगे, समझ पाओगे एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। तो इस सब चीज़ों को सकारात्मक रूप से लो। हम इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे इस बदले हुए सिलेबस के साथ आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी में आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम आपके इसके लिए अलग से क्लास लेकर आएंगे। सिलेबस की और फाइनल आंसर की हमने आपकी क्लास ले चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। चलिए, अब हम आपका ज़्यादा समय तो नहीं लेते हैं, काफ़ी समय हम आपका ले चुके हैं। अब बात करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। तो आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं, हमने जो भी यहाँ पर पढ़ा है, यानी श्री एकेडमी में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हों, या आपके एमपी हिस्ट्री के टॉपिक हों, या आपके जो अभी हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के टॉपिक हों, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। बल्कि जो सिलेबस ऐड किया गया है, जो टॉपिक ऐड किए हुए हैं, वो हमने पहले से आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, प्लस पॉइंट है। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है उन्हें तो मतलब क्या कहें हम, उनकी तैयारी में तो अब 4 चांद लग जाने हैं, है ना। तो बस अब आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको ऐसी क्लासेस डेली मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की क्लास की। तो हमारी आज की क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रूपांकर शिल्प कलाएं, मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी रूपांकर शिल्प कलाएं हैं, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आज वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैम आप हमें ये बताइए कि रूपांकर या शिल्प कलाएं होती क्या हैं, ये है क्या शिल्प कला। तो आपकी जो भी वही शिल्प कला किसे कहते हैं, तो शिल्प कला लकड़ी, मैंने कहा लकड़ी, बांस, मिट्टी, ताम्र, इन सब से बनाई जाती है। इन सब को क्या कहा गया है, इन सब से की सहायता से जो भी आपकी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको शिल्प कला कहा गया, उनको रूपांकर कला कहा गया है। जैसे कि आपके प्राचीन समय में, या अभी कुछ टाइम पहले की हम बात करें, जब हम छोटे थे तब हम सुना करते थे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार कहा गया, जो लकड़ी से चीज़ें बनाते थे उनको हमने बड़ा ही नाम दिया, जो लोहा से चीज़ें बनाते थे उनको हमने लोहार नाम दिया। साथ ही साथ जो आपके तांबे की वस्तुएं बनाते थे, तांबे धातु की जो वस्तुएं बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, उनको हमने ताम्रकार कहा। स्वर्ण से जो बनाते थे उनको हमने स्वर्णकार कहा। इसी तरह से ये जो इतिहास रहा है हमारी शिल्पकला का भारत देश में, बहुत ही प्राचीन समय से अभी तक चला आ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान है, आपको याद रखना है। तो हम बात कर लेते हैं अब हमारी प्रमुख कलाएं। हम आज की क्लास में किन किन कलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप उसके आंसर नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन था अमजद अली का संबंध किस से था। अमजद अली का संबंध किससे है, तो आपको बताना था इनका संबंध किससे है, सरोद वादन से। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किया जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, घड़ैया पर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। घड़ैया पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये मालवा में मनाया जाता है। किस जनजाति में के द्वारा मनाया जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लारू काज किनका मुख्य पर्व है। आपको बताना था जो लारू काज है वो किस जनजाति का प्रमुख पर्व है, आपको याद रखना है ये गौड़ जनजाति का प्रमुख पर्व है। साथ ही साथ आपको अगला क्वेश्चन था कि कौन सा लोकनाट्य विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, लकड़बग्घा। कौन सा किया जाता है, लकड़बग्घा, आपको याद रखना। इससे आपको पता चल गया लकड़बग्घा क्या है, एक लोकनाट्य है। अगर आप इतनी सरल क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। आपको सीरियस होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और बढ़ा देना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं जिनके बारे में हम अपनी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, अगर हम पहली कला की बात करें तो वो है आपकी जूट शिल्प कला। क्या, जूट शिल्प कला, जूट शिल्प कला। दूसरी हम बात करें हथकरघा शिल्प कला। कौन सी, हथकरघा शिल्प कला। तीसरी हम बात करते हैं धातु शिल्प कला। क्या, धातु शिल्प कला। अगली हम देखें बांस शिल्प कला। क्या, बांस शिल्प कला। अगली हम देखें मिट्टी शिल्प कला। क्या, मिट्टी शिल्प कला। इसके आगे हम देखें तो पत्ता शिल्प कला। क्या, पत्ता शिल्प कला। फिर आती है हमारी लाख शिल्प कला, लाख शिल्प कला। फिर आती है हमारी काष्ठ जिसको कहते हैं खरात, खरात शिल्प कला। फिर आती है हमारी पत्थर और जिसको हम प्रस्तर कला भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद आती है तीर धनुष शिल्प कला। क्या, तीर धनुष शिल्प कला। फिर गुड़िया शिल्प कला। क्या, गुड़िया शिल्प कला। इसके बाद आती है हमारी कंघी शिल्प कला। इससे तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो इन सभी कलाओं के बारे में हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके आगे हम पढ़ेंगे बाघ प्रिंट के बारे में और इनके अलावा भी कौन सी हमारी चर्चित शिल्प कलाएं हैं उनके बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए पहली हेडिंग, बांस शिल्प कला। क्या, बांस शिल्प कला। जो क्वेश्चन आपको आज मिले थे ऐसी क्वेश्चन आज आपको आज की क्लास में भी दिए जाएंगे, जिनके आंसर को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही आंसर हम आपको कल की क्लास में बता देंगे। बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें हमें याद रखना है ये इसमें विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की सहायता से विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगर हम इसमें क्षेत्र की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र इसमें इसका निर्माण ज़्यादा करते हैं, कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है झाबुआ। दूसरा आपको याद रखना है मंडला। तीसरा आपको इसमें याद रखना है बैतूल। और चौथा आपको इसमें याद रखना है उमरिया। क्या, उमरिया। जो बांस शिल्प कला है, बांस शिल्प कला में आपकी जो लाइट लैंप हैं, टोकरियां हैं, इन सब का निर्माण इसमें किया जाता है। अब आप दूसरी हेडिंग लिखिए गुड़िया शिल्प कला। क्या, गुड़िया शिल्प कला। दूसरी आप हेडिंग लिखिए गुड़िया शिल्प कला। गुड़िया शिल्प कला आपकी कहाँ फेमस है, अगर हम क्षेत्र की बात करें, अगर हम इसमें क्षेत्र की बात करें तो आपको याद रखना है ये हमारी ग्वालियर, कहाँ, ग्वालियर और झाबुआ क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं। झाबुआ क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। और जो झाबुआ की आदिवासियों के द्वारा जो गुड़िया बनाई जाती है वो जीआई टैग के लिए, क्या, जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। जीआई टैग के लिए क्या है, प्रस्तावित है, आपको याद रखना है। और जो आपकी भीली जो कलाकार हैं गुड़िया की, भीली
गुड़िया कलाकार हैं। कौन? भीली गुड़िया कलाकार, आपको इनकी याद रखना है। कौन है? बत्तोबाई। कौन? श्रीमती बत्तोबाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्रीमती बत्तोबाई का संबंध किस कला से है, तो आपको याद रखना है गुड़िया शिल्प कला से है। ये भील जनजाति से संबंधित हैं। साथ ही कहाँ से? झाबुआ से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। अगला आप लिखिए। अब बात आती है कि गुड़िया बनती किससे, तो आपको याद रखना है रंगीन चिंदियों से और कागज के टुकड़ों से बनाई जाती, साथ साथ कपड़े से भी बनाई जाती हैं, आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पत्थर प्रस्तर कला। क्या? पत्थर प्रस्तर शिल्प कला। पत्थर प्रस्तर शिल्प कला। अगर हम इसके बारे में देखें तो आपको इसके क्षेत्र याद रखने हैं। इसके क्षेत्र आपको याद रखने हैं मंदसौर और रतलाम। अगर हम पत्थर प्रस्तर शिल्प कला की बात करें तो इसमें आपको क्षेत्र याद रखने हैं मंदसौर और रतलाम को। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसमें पत्थर से आपको समझ में आ रहा है, पत्थर से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। बात करें जैसे संगमरमर का पत्थर भी इसमें यूज होता है, और भी बहुत सारे पत्थर हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की कलात्मक कलाकृतियों का बनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आप लिखिए खरात। क्या? खरात या काष्ठ शिल्प कला। खरात काष्ठ शिल्प कला। तो इसमें अगर हम बात करें इसके क्षेत्रों की तो आपको याद रखना है बुधनी, श्योपुर कला और रीवा। साथ ही साथ आपको याद रखना है मुरैना इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आप चाहो तो इनकी अलग से लिस्ट भी बना सकते हैं। एक साइड आप लिख दीजिए प्रमुख शिल्प कलाएं, दूसरे साइड आप लिख दीजिए संबंध, मतलब किस क्षेत्र से, दूसरे साइड आप लिख दीजिए क्षेत्र। इस तरह से आपको जब रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। अब हम पढ़ते हैं जो आपकी काष्ठ खरात शिल्प कला है, इसके क्षेत्र हैं बुधनी, श्योपुर कला, रीवा और मुरैना। हम बात करते हैं इसमें किन लकड़ियों का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है खैर, सरई, शीशम। इन सभी लकड़ियों की सहायता से खिलौने और सजावट की सामग्रियां बनाई जाती हैं। इसमें गोंद, इसमें आपको याद रखना है गोंद व जो आपका जिंक पाउडर आता है, जिंक पाउडर से और साथ ही साथ विभिन्न रंगों का उपयोग करके उनको सजाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आप लिखिए मिट्टी या टेराकोटा शिल्प कला। अगली आप लिखिए मिट्टी या टेराकोटा कला। क्या? टेराकोटा कला। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इसमें मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रों की तो आपको याद रखना है झाबुआ। क्या? झाबुआ, मंडला और बैतूल। अगर हम राजस्थान से साथ साथ देखें तो इसमें आता है मोलेला कला। क्या? मोलेला कला जो आपकी राजस्थान में फेमस है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र, यानी जो आपके राजस्थान से सीमावर्ती क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर मोलेला कला का प्रचलन है। कौन कौन से क्षेत्र अगर हम देखें तो आपको याद रखना है नीमच और मंदसौर। नीमच और मंदसौर आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जूट शिल्प कला। क्या? जूट शिल्प कला। जूट शिल्प कला। जूट शिल्प कला में क्या होता है, जो जूट होते हैं, जूट हस्तशिल्पियों ने अपनी खास पहचान बनाई है। ये क्या करते हैं, अगर हम इनकी पहले क्षेत्रों की बात कर लें, हम इनके क्षेत्रों की बात करें तो आपको याद रखना है जूट शिल्प कला के लिए आपका इंदौर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल प्रसिद्ध हैं। इससे क्या होते हैं, बैग, सजावटी वस्तुएं, साथ ही साथ आपके गहने, आप यकीन नहीं करेंगे गहने भी आपके जूट से बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हैंगिंग की जो वस्तुएं होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं हथकरघा शिल्प कला के बारे में। क्या? हथकरघा शिल्प कला।
हथकरघा शिल्पकला में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है चंदेरी को, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है किसको, महेश्वर को। ये आपकी हस्तशिल्प कला की महत्वपूर्ण या हम बोले फेमस एग्जाम्पल आप इनको बोल सकते हैं। इसमें क्या होती हैं, साड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि आपकी सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसमें बात करें कि अन्य कौन सी इसके अंतर्गत शिल्पकला आती है, तो आपको याद रखना है छिपा शिल्पकला। छिपा शिल्पकला, अगर हम छिपा शिल्पकला की क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की अगर हम इसमें बात करें तो आपको याद रखना है बाग, कुछी, मनावर, गोगांव, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है उज्जैन। उज्जैन में भी आपको याद रखना है क्या, भैरूगढ़ छिपा शिल्प देश में पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इस पे क्या होता है, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इनको बनाया जाता है। इसमें बनाया जाता है किसमें, छिपा शिल्प कला में। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसमें आपको हथकरघा शिल्प में याद रखना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, बाघ प्रिंट किस जिले से संबंधित है, अब अभी हम आगे पढ़ेंगे। जरी वाली वस्तुएं भी बहुत प्रचलित हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी धातु शिल्प कला की, किसकी, धातु शिल्प कला के बारे में। धातु शिल्प कला की हम बात करें तो आपको इसमें याद रखना है, क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें क्षेत्र याद रखना है सतना जिला। क्या, सतना जिला। अगर हम सतना जिले में थोड़ा डीपली चली जाएं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना है इसमें उचेहरा कस्बा में ये बनाए जाते हैं। और किस नाम से बनाए जाते हैं धातु शिल्प कला, किस नाम से, तो आपको याद रखना है बटलोही नामक पात्र इसमें बनाए जाते हैं। कहाँ पर, आपकी सतना के उचेहरा कस्बा में, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें बेल मेटल मूर्तियों के लिए आपका कौन सी जिला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है दतिया और टीकमगढ़। जिस तरह से हमने हस्तशिल्प कला में आपकी साड़ियों को देखा, बाघ प्रिंट को देखा, छिपा शिल्प कला को देखा, उसी तरह से आपको याद रखना है धातु शिल्प कला में आपको रखना है याद बटलोही पात्र को, और दूसरा आपको याद रखना है बेल मेटल की मूर्तियों को। जो बेल मेटल की मूर्तियां हैं वो आपकी दतिया और टीकमगढ़ में बनाई जाती हैं। और हम अगर बटलोही पात्र की बात करें तो आपको याद रखना है उचेहरा कस्बा, जो कि आपके सतना जिले में आता है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी लाख शिल्प कला की। लाख किससे हमें मिलती है, तो जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ उनसे बनाई जाती है लाख। उनसे बनाई जाती है लाख, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाख शिल्प कला। तो लाख शिल्प कला जो वृक्ष की गोंद या रस है उससे हमने बताया आपको लाख बनाई जाती है। इससे कई तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, कई तरह की इससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चूड़े, फिर आते हैं आपके खिलौने, फिर आती हैं आपकी श्रृंगार पेटी। क्या आती है, आपकी श्रृंगार पेटी, आपको याद रखना है। अगर हम इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें, लाख के प्रमुख क्षेत्र की बात करें, तो आपको याद रखना है उज्जैन को, किसको, उज्जैन को। दूसरा आपको याद रखना है मंदसौर को, किसको, मंदसौर को। तीसरा आपको याद रखना है रतलाम को। अगला आपको याद रखना है इसमें उज्जैन को, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम। फिर आता है आपका महेश्वर, क्या, महेश्वर। फिर आता है आपका इंदौर। यहाँ पर आपकी लाख शिल्प कला प्रचलित है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आप लिखिए पत्ता शिल्प कला।
इसमें क्या होता है, पत्ते का प्रयोग करके झाड़ू, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, पत्ता शिल्पकला लिखिए सबसे पहले आप हेडिंग, पत्ता शिल्पकला। पत्ता शिल्पकला में आपको याद रखना है, इससे झाड़ू और खिलौने इसमें बनाए जाते हैं, झाड़ू और इसमें खिलौने बनाए जाते हैं। अगली हम बात करें तो आपको याद रखना है, विभिन्न जनजातियों के द्वारा ही बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ये जीवित शिल्पकला है। जीवित शिल्पकला का उदाहरण क्या है, तो आपकी पत्ता शिल्पकला है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आप लिखिए कंघी शिल्पकला। क्या, नेक्स्ट आप लिखिए कंघी शिल्पकला। अगर हम बात करें तो आप नेक्स्ट लिखिए कंघी शिल्पकला। कंघी शिल्पकला, तो इसमें आपको याद रखना है आदिवासी समाज द्वारा प्रचलित है। आदिवासी समाज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम इसमें जाति की बात करें तो कंघी बनाने का श्रेय आपको किस जाति को दिया जाता है, तो आपको याद रखना है हमारी बंजारा जाति को कंघी बनाने का श्रेय दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगर हम इसमें क्षेत्र की बात करें तो आपको याद रखना है उज्जैन। आपको सभी क्षेत्रों को बहुत अच्छे से लिख लेना है, लिस्ट बना लेनी है, साथ ही साथ उनको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है या इनमें से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो आपको सभी को अच्छे से याद कर लेना है। अब आती है हमारी तीर धनुष शिल्पकला। क्या आती है, तीर धनुष शिल्पकला। तीर धनुष शिल्पकला ये आपकी भील जनजातियों के द्वारा, भील जनजातियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, सभी भील अपने द्वारा खुद तीर धनुष का निर्माण करते हैं, खुद से ये तीर धनुष बनाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है जाति भील जनजाति, भील जनजातियों की ये पहचान है, भील जनजातियों की ये पहचान बन चुकी है। अगर हम इसमें अन्य वन्य जातियां देखें तो आपको याद रखना है पहाड़ी, कोरवा, कमार, आपको इसमें अन्य जातियां याद रखनी है, जनजातियां याद रखनी है। अब आप लिखिए बाघ प्रिंट। क्या, आप नेक्स्ट लिखिए बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट आपको सबसे पहले याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित है। अगला हम देखें इसमें किस धातु का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें तांबे की धातु का प्रयोग करके, जो आपकी तांबा है, तांबा का प्रयोग करके जरी के रूप में, तांबा का यूज इसमें कैसा होता है, जरी के रूप में होता है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो आपकी बाघ प्रिंट है, बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, तांबा धातु, साथ ही साथ अनार के छिलके, अनार के छिलके, साथ ही साथ आपको याद रखना है हर्रा, बहेड़ा, इन सब का उपयोग किया जाता है रंग भरने के लिए। रंग भरने के लिए आपको याद रखना है अरंडी, तांबा धातु, अनार के छिलके, साथ ही साथ आपकी हर्रा और बहेड़ा। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसमें अब बात करते हैं बाघ प्रिंट का जनक किसे कहा जाता है, बाघ प्रिंट के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है बाघ प्रिंट के जनक हैं हमारे इस्माइल सुलेमान खत्री। इस्माइल सुलेमान खत्री जी को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। बहुत से लोग आज इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आपको याद रखना है इस्माइल सुलेमान खत्री। इसके अगर हम बाद में देखें कि वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद यूसुफ खत्री, मोहम्मद यूसुफ खत्री। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है अन्य में अब्दुल कादिर। क्या, अब्दुल कादिर। इसके अतिरिक्त याद रखना है आपको अब्दुल कादिर खत्री जी, ये आपके वर्तमान के प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं, आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी आपसे कहा है यहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो बहुत सारे पब्लिकेशन से मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर आपके लिए लेकर आती हूँ, इसलिए कई सारी चीज़ें तो आप पहली बार सुन रहे होते हैं।
चलिए अब आप लिखिए अन्य चर्चित जो शिल्पकार हैं, कलाएं हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले आप लिखिए मंदसौरी की। सबसे पहले आप मंदसौरी की लिखिए। तो यहाँ पर ज्यामितीय, क्या हम बात कर रहे हैं, ज्यामितीय आकृति की, ज्यामितीय आकृति की दरी या कालीन बनाई जाती है। क्या दरी या कालीन बनाई जाती है, किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, भीलों द्वारा ये बनाई जाती है। अगर हम दूसरी बात करें हम भीलों के द्वारा और कौन सी दरी बनाई जाती है जो फेमस है, उसको आपको याद रखना है, पुंजा दरी। क्या? पुंजा दरी। साथ ही साथ आपके भोपाल, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर में कागज की लुगदी से वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसमें पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है भील जनजाति से रिलेटेड नंदना प्रिंट। क्या? नंदना प्रिंट को आपको भील जनजाति के द्वारा याद रखना है। अब हम बात करें हमारे टीकमगढ़ में। कहाँ? टीकमगढ़ में। तो टीकमगढ़ के निकट कारी जो बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो कारी है आपकी, कारी आपके टीकमगढ़ से संबंधित है। इसमें आपकी बहुरंगी, मतलब बहुत सारे रंग इकट्ठे करके आपकी संगमरमर की वस्तु यहाँ पर बनाई जाती हैं, आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में। किसके बारे में? मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में। मृगनयनी एम्पोरियम, मध्य प्रदेश का मृगनयनी एम्पोरियम, ये क्या है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लघु, किसके लिए? मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए, अगर पूछ लिया जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है लघु उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य है। किस वर्ष इसको स्थापित किया था? तो आपको याद रखना है 1981 में इसको स्थापित किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो मतलब कैसा विकास देना, तो लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना की गई। कब? 1981 में, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हमारे मृगनयनी एम्पोरियम को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो आपको याद रखना है कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप मेंस में पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम, तो अगर आप 2 नंबर में इतना अच्छे से ऐसे लिख कर आते हो तो आप यकीन मानिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं हमारी जो क्लासेस हैं वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चलिए अब हम अपने कल के क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। मतलब आपसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सही आंसर हम आपको कल की क्लास में बता देंगे। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लावनी गीत, जो आपका लावनी गीत है, इससे तो आपको पता चल गया लावनी क्या है। तो आपको याद रखना है लावनी गीत है किस अवसर पर गाया जाता है, आपको हमें बताना है लावनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, मांडलिया क्या है, आपको बताना है मांडलिया क्या है, ये क्या है और किस क्षेत्र से संबंधित है, आप हमें बताएंगे। तीसरा आप हमें बताएंगे किस लोकनाट्य में, इधर बात हो रही है किसकी? लोकनाट्य की। किस लोकनाट्य में पशु एवं मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है। आपको बताना है किस लोकनाट्य में पशु एवं मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताना है मध्य प्रदेश का शीर्ष
प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा है? शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा है आपको बताना है। इसके साथ आपको बताना है बहलोल लोक नृत्य, बहलोल लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र से ये संबंधित है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने, इनके सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। यहाँ पर हम आपसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ये सब हम आपको पढ़ा चुके होते हैं। तो आपको अगर ये सब क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।